तब यहाँ सभी लोग लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, जिस वजह से ताइहोन हॉबिन को कहने लगता है कि वो लोग आधे आधे बंदों को संभाल लेंगे। इसकी कोई जरूरत नहीं है ताइहोन, क्योंकि मैं इन्हें खुद ही संभाल लूंगा। तुम्हारी हालत पहले ही लड़ाई से बहुत ज्यादा खराब है, तो इसलिए अब तुम्हें आराम करना चाहिए। मैं इन्हें अपनी स्ट्रेटेजी से हरा सकता हूँ, क्योंकि मैंने इन्हें पहले भी लड़ते हुए देखा है। तो चलो फिर देखते हैं कि आखिरकार मुझे सबसे पहले किसके ऊपर हमला करना चाहिए। तब जोशुआ, किम और बावगाय हॉबिन को छोड़कर ताइहोन की तरफ बढ़ने लगते हैं, क्योंकि जख्मी होने के कारण ताइहोन उनके लिए आसान शिकार होता है। क्या तुम लोगों को शर्म नहीं आ रही? क्या तुम लोग सच में एक जख्मी आदमी के ऊपर इकट्ठे होकर हमला करने वाले हो? आखिरकार इससे तुम्हें क्यों प्रॉब्लम हो रही है? और वैसे भी अगर हम इसे अकेला छोड़ देंगे तो ये बाद में हमारे लिए मुश्किल पैदा कर सकता है, जिस वजह से हमें इसे पहले ही ठिकाने लगाना होगा। और तुम चिंता मत करो हॉबिन, जब तक वो लोग ताइहोन के साथ लड़ रहे हैं तब तक मैं तुम्हारे साथ लड़ूंगा। तब हॉबिन ताइहोन को बचाने के लिए वहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढने लगता है, जिस वजह से वो उन्हें वेट करने के लिए कहता है और वो मा ग्रुप के बॉस के सिर को अपनी लात से हिलाता है, जिससे कि वो होश में आ जाता है। तुम लोगों को पता भी है कि जिन्हो किस तरह का आदमी है, और तुम्हें पता है कि अगर तुम उसके साथ काम करोगे तो तुम लोग मारे जाओगे। आखिरकार तुम कहना क्या चाहते हो? जिन्हो को लगता है कि उसके अलावा बाकी सभी लोग ह्यूमंस बिल्कुल भी नहीं है, और उसके लिए लोग मशीन के बस वो पार्ट्स हैं जिन्हें वो अपने इशारे पर इस्तेमाल कर सकता है। तो इसलिए अगर वो टुकड़े काम करना बंद कर देते हैं तो वो उन्हें ठिकाने लगा देता है। तुम जितना ज्यादा उसके करीब जाते जाओगे वो उतना ही ज्यादा खतरनाक होता जाएगा। तो इसलिए अगर तुम मरना नहीं चाहते तो तुम्हें उससे दूर हो जाना चाहिए। तो सीईओ हॉबिन को समझाने लगता है कि उसे जिन्हो से ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि उसे तो बस अपना पेट भरने से मतलब है। तब ये सुनकर हॉबिन हैरान हो जाता है और तभी मा ग्रुप का बॉस उठ के सीईओ के ऊपर हमला कर देता है, जिसे देखकर जोशुआ हैरान हो जाता है। तब हॉबिन इस चीज का फायदा उठा के जोशुआ को एक जोरदार लात मारता है और ताइहोन को पकड़कर वहाँ से भागने लगता है, क्योंकि उसे पूरा यकीन होता है कि मा ग्रुप का बॉस उन लोगों को तब तक वहाँ पर रोक कर रख सकता है जब तक वो लोग वहाँ से भाग नहीं जाते। तब जोशुआ को भी समझ में आ जाता है कि मा ग्रुप के बॉस को हॉबिन ने ही उठाया है, और बावगाय सीईओ से पूछने लगता है कि क्या उन्हें हॉबिन के पीछे जाना चाहिए, पर सीईओ इसके लिए मना कर देता है, क्योंकि अभी के लिए उनके लिए वहाँ की सिचुएशन को संभालना ज्यादा जरूरी होता है। और हॉबिन की इस हरकत को देखकर उसे हॉबिन बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा होता है। तब थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि उन्होंने मा ग्रुप के बॉस को मार दिया है, और वो उस ग्रुप के काफी लोगों की लाशों को पानी के अंदर डुबा देते हैं, जिस वजह से अब वो बिजनेस उनका हो जाता है। अब हमने इस ग्रुप के सारे टॉप गायर्स को ठिकाने लगा दिया है, तो इसलिए अब हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो जोशुआ, मैं तुम्हें बाकी बचे हुए लोगों का इंचार्ज बनाता हूँ, और मुझे पूरा यकीन है कि ये लोग हमारे किसी न किसी काम जरूर आएंगे। तब किम लाशों को ठिकाने लगाकर वापिस आ जाते हैं और उन सभी को अपने घर ले जाते हैं, जो कि एक शिपिंग कंटेनर होता है। तब जोशुआ को वो जगह बहुत ज्यादा गंदी लग रही होती है, पर किम उसे बताता है कि वो हमेशा से वहीं रहा है, और सीईओ से पूछने लगता है कि आखिरकार वो हॉबिन का क्या करने वाला है, क्योंकि हॉबिन उनके रास्ते में फिर दोबारा आ सकता है। हमें इस टाइम जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उसके बारे में हमें ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो इसलिए अगर हम अभी उसके ऊपर हमला कर देंगे तो शायद ये प्लान हमारे ऊपर बैकफायर भी कर सकता है, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि उसके और भी साथी हैं। तो यहाँ हम जिन्हो को एक स्टेडियम में देखते हैं, और वो वहाँ पर नए असेंबलीमैन जे से मिलने आया होता है। आखिरकार तुम्हें यहाँ पर आने की क्या जरूरत थी? मैंने तुम्हें कहा था ना कि मैं तुम्हारे साथ बाद में मीटिंग फिक्स कर लूंगा। मुझे नहीं लगता कि इससे किसी को फर्क पड़ता है, और आखिरकार उन्हें किस बात का डर होगा? ये लोग पॉलिटिक्स में इन्फ्लुएंशियल फिगर्स हैं, और तुम्हें बस इतना करना है कि तुम्हारे यहाँ पर कनेक्शंस होने चाहिए। वैसे ये तुम्हारे लिए काफी मुश्किल हो रहा होगा ना, क्योंकि किसी ने चीजों को बहुत ज्यादा बिगाड़ दिया था। टाइसन ने पार्टी की इमेज को पूरी तरह से खराब कर दिया था, और हमें भी इसे ठीक करने में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। तो इस वजह से तुम मेरे साथ हाथ मिलाना चाहते हो? हम लोगों की जर्नी चाहे सेम हो, पर हमारी डेस्टिनेशन अलग है। तो चलो फिर अब ये छोड़ो। जहाँ तक मैं जानता हूँ, मुझे लगता है कि तुम जिस तरह पहले मनी लॉन्ड्रिंग करते थे वैसे तुम अब नहीं कर पाओगे, तो तुम्हारे पास कोई ना कोई ऑल्टरनेटिव तो जरूर होगा। चिंता मत करो, वो पुराने वाला ऑप्शन अभी भी अवेलेबल है। तब यहाँ हॉबिन के लिए चीजें बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गई होती हैं, क्योंकि स्कॉलरशिप स्टूडेंट्स अब जिन्हो के साथ हैं, और उसे यह भी पता है कि वो लोग कितने ज्यादा खतरनाक हैं, जिस वजह से अगर वो लोग अब जिन्हो के साथ मिल गए हैं तो अब चीजें बहुत ज्यादा बिगड़ने वाली हैं, और इस वजह से हॉबिन उन्हें रोकना चाहता है। तब हम देखते हैं बॉबी हॉबिन से मिलने आ जाती है, क्योंकि आज उनकी डेट होती है, और बॉमी हॉबिन को अपने साथ ले जाने लगती है, क्योंकि आज वो लोग वो करने वाले होते हैं जो कि बॉमी चाहती है। तब हम देखते हैं वो लोग उसी रूम कैफे में चले जाते हैं जहाँ पर पिछली बार चीजें अधूरी रह गई थी, और हॉबिन ये सोचने लगता है कि क्या उन्हें सच में वहाँ पर होना चाहिए था। तब बॉमी उसे वहाँ पर बैठने के लिए कहती है, और हॉबिन बहुत ज्यादा नर्वस होता है, क्योंकि उसे पिछली बार का सीन याद आ रहा होता है, और उसे लगने लगता है कि वो लोग वहाँ पर उसी चीज को खत्म करने आए हैं जिसे उन्होंने पिछली बार स्टार्ट किया था। तब बॉमी हॉबिन को टीवी देखने के लिए कहती है, और उसे बताती है कि वो लोग पिछली बार ना तो एक साथ गेम्स खेल पाए थे और ना ही मूवी देख पाए थे, जिस वजह से वो लोग आज वहाँ पर यही करने आए हैं। बॉमी वो सब कुछ करने यहाँ पर नहीं आई है, बल्कि वो तो मजे करने आई है। यहाँ पर तो सिर्फ मैं ही ठरकी हूँ, क्योंकि मेरे ही दिमाग में गंदे गंदे थॉट्स आ रहे थे, और अब मुझे इसके बारे में बुरा लग रहा है। तब हम देखते हैं
हैं मूवी देखते देखते बॉमी हॉबिन के कंधे के ऊपर सिर रख के सो जाती है, जिस वजह से हॉबिन उसकी तरफ देख के उससे माफी मांगने लगता है और कहने लगता है कि उसका बॉयफ्रेंड एक जानवर है। तब मूवी खत्म हो जाती है, जिस वजह से हॉबिन टीवी को बंद करने के लिए रिमोट ढूंढने लगता है और तभी बॉमी उसके हाथ पर हाथ रख देती है। हॉबिन, तुम तो सच में बहुत ज्यादा बेवकूफ हो। क्या तुम्हें सच में लगा कि मैं तुम्हें यहाँ पर मूवी देखने के लिए लाई हूँ? हे हॉबिन, क्या इस बार हमें कोई इंटरप्ट तो नहीं करेगा? क्या तुम्हारा फोन इस बार तो नहीं बजेगा? तुम टेंशन मत लो, इस बार मैंने उसे साइलेंट पर रखा है और इस बार तो चाहे पुलिस ही क्यों ना आ जाए पर फिर भी वो हमें नहीं रोक पाएगी। क्या सच में? तो चलो फिर करते हैं। तो बॉमी हॉबिन को किस कर देती है, जिससे कि हॉबिन पूरी तरह से शॉक हो जाता है और उसे यकीन नहीं आ रहा होता कि उसने फाइनली बॉमी को किस कर लिया है। तो थोड़ी देर बाद बॉमी वॉशरूम में चली जाती है और किस की वजह से उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा होता है, जिस वजह से वो खुद को समझाने लगती है कि दो अडल्ट्स के बीच में किस हो जाने से कुछ नहीं होता है, जिस वजह से उसे नेचुरली एक्ट करना चाहिए। पर हम देखते हैं वो बाथरूम से बाहर निकलते हुए भी बहुत ज्यादा कांप रही होती है और हमारा हॉबिन तो पूरी तरह से ब्लैंक हो चुका होता है, क्योंकि उसे बॉमी के सॉफ्ट लिप्स याद आ रहे होते हैं। हॉबिन, क्या तुम ठीक हो? अगर तुम ठीक फील नहीं कर रहे हो तो हम लोग यहाँ से वापस जा सकते हैं और ये कितनी ज्यादा बुरी बात होगी ना कि हम लोग और कुछ नहीं कर पाए। आखिरकार अब और हम क्या करने वाले हैं? तो हम देखते हैं हॉबिन और बॉमी एक रेस्टोरेंट में चले गए होते हैं, क्योंकि बॉमी को वहाँ का खाना टेस्ट करना होता है और हॉबिन बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट होता है, क्योंकि उसके दिमाग में तो पिछला ही सीन घूमता जा रहा होता है। तब वो लोग अलग अलग एक्टिविटीज करने लगते हैं, पर हॉबिन पूरे टाइम बॉमी के लिप्स के बारे में ही सोच रहा होता है, जिस वजह से बॉमी भी उससे पूछने लगती है कि आखिरकार उसका ध्यान कहाँ है, पर हॉबिन उसकी बात को टाल देता है। मुझे सब समझ में आ रहा है कि तुम क्या छुपा रहे हो, क्योंकि सब कुछ तुम्हारे चेहरे पर लिखा है। आखिरकार तुम ये क्या कह रही हो? मैं ये कह रही हूँ कि तुम काफी टाइम से मेरे लिप्स को ही देखे जा रहे हो, तो इसलिए अगर तुम चाहो तो तुम मुझे दोबारा केस कर सकते हो, पर हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है क्योंकि हॉस्टल का कर्फ्यू शुरू ही होने वाला है। अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हें हॉस्टल छोड़ देता हूँ। देखो मैं कितना परफेक्ट जेंटलमैन हूँ ना। तो क्या तुम इतनी बुरी तरह मुझे केस करना चाहते हो? मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है। और आखिरकार तुम्हें क्यों लगता है कि मैं तुम्हारे हॉस्टल के सामने तुम्हें केस करना चाहता हूँ? ये सब कुछ तो तुम्हारे चेहरे पर लिखा है। और हाँ, मुझे इस गली से निकलकर बस लेनी है, तो इसलिए मैं अकेली जा सकती हूँ। तो हॉबिन इससे थोड़ा डिसअपॉइंट होता है और बॉमी हॉबिन के कान में बताती है कि अगली बार वो लोग क्या क्या करेंगे, जिससे कि हॉबिन बहुत ज्यादा शर्माने लगता है और बॉमी ये सब कुछ कह के वहाँ से भाग जाती है। तो हॉबिन बहुत ज्यादा खुश होता है और अपने चाइल्ड और ग्रैंड चाइल्ड के बारे में सोचने लगता है। तब यहाँ बॉमी भी इस डेट से बहुत ज्यादा खुश होती है और उसे फील हो रहा होता है कि इस डेट से वो लोग और भी ज्यादा करीब आ गए हैं। मैं बहुत ज्यादा खुश था, पर मुझे ये नहीं पता था कि वो डेट बॉमी के साथ मेरी आखिरी डेट होने वाली है। तो वहाँ पर उस गली में बॉमी के पास एक बंदा आ जाता है और अगले दिन बॉमी की माँ हॉबिन को एक जोरदार थप्पड़ मारती है और पूछने लगती है कि आखिरकार वो उनकी बेटी को कैसे ठीक करेगा, और ये भी कह रही होती है कि बॉमी की इस हालत का जिम्मेदार सिर्फ हॉबिन ही है, क्योंकि वो उसी की वजह से हॉस्टल के बाहर उससे मिलने आई थी। तो हॉबिन देखता है कि बॉमी बहुत ज्यादा जख्मी है और उसे समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार हुआ क्या है। इन सब के लिए माफ कर देना हॉबिन, मुझे पता है कि ये तुम्हारे लिए भी बहुत ज्यादा शॉकिंग होगा। पर आखिरकार बॉमी को हुआ क्या है? पैरामेडिक्स ने मुझे बताया था कि एक बंदे ने बॉमी को सड़क पर बेहोश पाया था और उसके बाद उसने पुलिस को बता दिया। उस गली से बहुत ही कम लोग गुजरते हैं, तो इसलिए अगर उसने बॉमी को ना देखा होता तो चीजें और ज्यादा बिगड़ सकती थी, क्योंकि उसके सिर पर इंजरी थी। और मुझे लगता है कि ये एक रैंडम अटैक है, पर हमें अभी तक इसके बारे में कुछ पता नहीं चला है और पुलिस इसके बारे में इन्वेस्टिगेट भी कर रही है। वैसे सीसीटीवी से पता चला है कि अटैकर ने अपने आप को पूरी तरह से कवर करके रखा हुआ था ताकि उसे कोई पहचान ना सके। तो हो सकता है कि बॉमी के ऊपर जानबूझ के हमला किया गया हो, पर आखिरकार बॉमी को कोई टारगेट क्यों ही करेगा। तो हॉबिन को भी समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार बॉमी के ऊपर हमला क्यों हुआ है और वो ये सोच रहा होता है कि अगर उसने बॉमी को हॉस्टल छोड़ दिया होता तो बॉमी को कुछ भी नहीं होता। तो हॉबिन का फोन बजने लगता है और हॉबिन नोटिस करता है कि वो एक अननोन नंबर है, पर वो जैसे ही फोन को उठाता है तभी उसे उस बंदे की आवाज सुन के पता चलता है कि वो सीईओ है। मैंने आज तक तुम्हें इतना पैनिक होते हुए नहीं सुना है। लगता है जो तुमने देखा वो तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा शॉकिंग था। वैसे तुम्हें इतना ज्यादा केयरलेस होना नहीं चाहिए और कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि तुम बहुत ज्यादा टफ अपोनेंट हो, पर कई बार तुम अपने आप को ऐसे ओपन छोड़ देते हो। ये सब कुछ तुमने किया है ना, तो जल्दी से बताओ कि आखिरकार तुम हो कहाँ? ये तो बहुत ज्यादा कमाल की बात है कि तुम ऐसे रिएक्ट कर रहे हो, क्योंकि मैंने तुम्हें आज से पहले ऐसे रिएक्ट करते हुए नहीं देखा और मुझे पूरा यकीन है कि तुम इस टाइम पूरी तरह से कांप रहे होगे। तो इसलिए याद रखना कि अगली बार जरा सतर्क रहना, नहीं तो तुम मर भी सकते हो। तो ये सुन के हॉबिन डिसाइड कर लेता है कि उनके बीच में वॉर होके रहेगी और यहाँ हेडक्वार्टर्स में हॉबिन ने स्नैपर और गायोल को भी बुला लिया होता है। तो यहाँ हॉबिन फोन पर योंग से बात कर रहा होता है। मुझे माफ कर दीजिए कि मैंने इसके लिए आपको कॉल की। ये चीज मेरे टाइम वेस्ट करने से तो अच्छी ही है। तो इसका मतलब जिन्हो ली ने फिर से हमला करने का डिसाइड कर लिया है। बिल्कुल, मुझे भी ऐसा ही लगता है। तुम्हें उस लड़की की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने वहाँ पर कुछ ऐसे लोग भेजे हैं जो कि उसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। और अगर तुम्हें आगे मेरी कोई भी मदद की जरूरत हो तो तुम मुझे बिना हेजिटेट किए कॉल कर सकते हो। इसके लिए थैंक यू फादर। मुझे खुशी
खुशी है कि मिस्टर योंग मेरी साइड पर है, तो इसलिए बॉमी अब बिल्कुल सेफ रहेगी। मुझे माफ कर देना बॉमी कि ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। मैं नहीं चाहता कि जैसे पिछली बार सब पर हमला हुआ था वैसे ही इस बार हो, पर मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिरकार मुझे शुरू कहाँ से करना चाहिए। तो हॉबिन सियोंगजुन की दी हुई पेन ड्राइव के बारे में सोच रहा होता है और उसे याद कर रहा होता है, पर तभी स्नैपर और ग्योल वहाँ पर आ जाते हैं और उसे कुछ देखने के लिए कहते हैं क्योंकि ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तब हॉबिन भी फोन को देखने लगता है जिस पर एक लाइव स्ट्रीम चल रही होती है और वो उसे देखकर पूरी तरह से शॉक हो जाता है क्योंकि वो लाइव स्ट्रीम सियोंगजुन की होती है। तो गाइस, मैं वही सियोंगजुन हूँ जिससे आप सभी लोग बहुत ज्यादा प्यार करते थे और मैं वापस आ चुका हूँ। लगता है ये आपके लिए बहुत ज्यादा शौक की बात होगी। तब हम देखते हैं सारे व्यूअर्स इस चीज से बहुत ज्यादा शॉक होते हैं और वो लाइव स्ट्रीम बहुत ज्यादा वायरल हो रही होती है, जिस वजह से गायोल को भी समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार सियोंगजुन जिंदा कैसे है। और वो हॉबिन से पूछने लगती है कि क्या ये पॉसिबल हो सकता है कि सियोंगजुन अभी तक जिंदा ही हो, पर हॉबिन को पूरा यकीन होता है कि सियोंगजुन मर चुका है क्योंकि उसने खुद उसकी डेड बॉडी को देखा था और उसी ने सियोंगजुन का फ्यूनरल अरेंज करवाया था। तब एक व्यूअर सियोंगजुन को अपने फ्यूनरल को एक्सप्लेन करने के लिए कहता है, मुझे पता ही था कि कोई ना कोई मुझसे ये सवाल जरूर पूछेगा। तो आप लोग उसी फ्यूनरल की बात कर रहे हैं ना जिसे वायरल हिट और उसके फ्रेंड्स ने रखा था। तो मैं आपको बता दूं कि मैं पहले मर गया था क्योंकि मुझे एक डेड पर्सन की जिंदगी जीनी थी। जैसे कि आप लोग मेरी बॉडी के ऊपर देख सकते हैं कि मेरे ऊपर उस दिन कितना जानलेवा हमला हुआ था और ये चमत्कार ही है कि मैं अब तक जिंदा हूँ। तो इसलिए मुझे बचने के लिए यहाँ से भागना पड़ा और अगर वो लोग जानते कि मैं जिंदा हूँ तो वो लोग मुझे फिर से मारने की कोशिश करते, पर मुझे वो जिंदगी ज्यादा पसंद नहीं आ रही थी, जिस वजह से मुझे रियलाइज हुआ कि मुझे अभी भी इस दुनिया का पार्ट बनना है। तो इसलिए अब मैं आप सभी के सामने लाइव हो गया हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग मुझे फिर से जरूर देखेंगे। तो हॉबिन को लग रहा होता है कि ये सच में बहुत ज्यादा फिल्मी है और इस पर व्यूअर्स बिल्कुल भी यकीन नहीं करेंगे, पर हम देखते हैं इसका उल्टा हो रहा होता है क्योंकि उसका सब्सक्राइबर काउंट हर सेकंड बढ़ता जा रहा होता है, जिस वजह से स्नैपर हॉबिन को बताता है कि ये उसी की वजह से हो रहा है क्योंकि उसी ने सबको बताया था कि सियोंगजुन का असली मोटिव क्या था, जिस वजह से सभी को लगा कि सियोंगजुन एक अच्छा इंसान है और क्योंकि लोग सिर्फ आउटकम को ही याद रखते हैं तो इस वजह से किसी को भी सियोंगजुन की कहानी पर शक नहीं हो रहा है। क्या तुम मजाक कर रहे हो? मैं बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करने वाला कि ये सियोंगजुन है, जिस वजह से अब मुझे इससे खुद मिलना होगा ताकि मैं ये पता लगा सकूं कि आखिरकार चल क्या रहा है। तब हम देखते हैं मांगी भागता हुआ वापिस आ जाता है और सबको बताने लगता है कि सियोंगजुन जिंदा हो गया है और उन्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मांगी उन्हें हर चीज से बचा लेगा। पर तभी वो नोटिस करता है कि वहाँ का माहौल बहुत ज्यादा अजीब है, जिस वजह से स्नैपर उसे बताता है कि ये इस वजह से है क्योंकि रूमी का हान के साथ झगड़ा हो गया है। तब ग्योल रूमी को सारी बात बताने के लिए कहने लगती है, पर रूमी इसके बारे में कोई बात नहीं करना चाह रही होती, जिस वजह से गायोल उसे घर वापस जाने के लिए कहती है। इसे छोड़ो, चलो सियोंगजुन के बारे में बात करते हैं क्योंकि हम लोग उसी की वजह से तो यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। पर मांगी तुम्हारे बाल बहुत ज्यादा अलग लग रहे हैं। वो इस वजह से क्योंकि ये मेरे रियल बाल हैं और मैंने जैसे ही अपनी स्ट्रेस को मैनेज करना स्टार्ट किया ये वापस उग गए। क्या तुम्हारा गंजापन सच में रिवर्सिबल था? तो हॉबिन सभी को मीटिंग को स्टार्ट करने के लिए कहता है, जिस वजह से मांगी ताइहोन और योनू के बारे में पूछने लगता है। तब हॉबिन उसे बताता है कि वो लोग वहाँ पर नहीं आ पाए हैं और मांगी ग्योल के बारे में पूछने लगता है, पर वो लोग कह रहे होते हैं कि वो लोग उसके बिना ही ठीक है। चलो फिर आप सियोंगजुन के बारे में बात की जाए। वो पक्का मर गया था और हमने उसके लिए फ्यूनरल भी रखा था, पर फिर भी वो आज कैमरा के सामने दिखाई दिया है। तो क्या किसी को अंदाजा है कि आखिरकार चल क्या रहा है? शायद वो जिंदा हो सकता है क्योंकि वो तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। पहले तो मुझे लगा था कि शायद वो एक ऐसा पर्सन है जो कि सियोंगजुन की तरह दिखता है, पर मैं जितना ध्यान से उसे देखती गई उतना ही मुझे एहसास होता गया कि वो सियोंगजुन ही है। तो क्या तुम लोगों ने सियोंगजुन के साथ कांटेक्ट करने की कोशिश की? हम लोगों ने कोशिश की थी पर हमें कुछ भी नया नहीं मिला क्योंकि जब हमने उसे मेल किया कि हम उससे मिलना चाहते हैं तो उसने हमें यही बताया कि वो अभी जापान में नहीं है, जिस वजह से वो हमसे नहीं मिल सकता और मुझे पूरा यकीन है कि वो हमें अवॉइड कर रहा है। तो क्या हम उसे ऐसे छोड़ नहीं सकते? जो कि अगर मैं सच कहूँ तो जो आखिरी में हुआ उसके अलावा तो उसने हमारी जिंदगी बहुत ज्यादा मुश्किल बना दी थी और उसकी वजह से हमने कितना ज्यादा सफर किया है, तो इसलिए मैं नहीं चाहती कि वो हमारी जिंदगी में वापस आए। तुम सही कह रही हो क्योंकि ऐसा कोई भी रीजन नहीं है जो कि उस चीज को जस्टिफाई कर सके जो उसने की है, पर मैं फिर भी ये जानना चाहता हूँ क्योंकि हम दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं और ये एक ऐसी चीज है जो बस मैं ही करना चाहता हूँ, तो इसलिए मैं इसे अकेले संभाल सकता हूँ। तब हॉबिन वहाँ से जाने लगता है, पर सभी लोग उसे रोककर बताते हैं कि वो हमेशा उसके साथ हैं क्योंकि वो लोग एक फैमिली हैं। तो हॉबिन इससे बहुत खुश होता है, जिस वजह से स्नैपर हॉबिन से उसका प्लान पूछने लगता है और हॉबिन सभी को प्लान बताने के लिए मीटिंग रूम में चलने के लिए कहता है। तब हम यहाँ पर सियोंगजुन को देखते हैं जो कि खाना बनाने की तैयारी कर रहा होता है और यहाँ जिन्हो से मिलने स्कॉलरशिप स्टूडेंट वे आ जाता है। वैसे मैं बहुत ज्यादा सरप्राइज हुआ हूँ कि आपने मुझे इतनी जल्दी कांटेक्ट किया है क्योंकि मुझे नहीं लगा था कि आप पर्सनली यहाँ पर आएंगे। तब जिन्हो कहता है, मुझे तो आना ही था क्योंकि मैं खुद चीजों को कंफर्म करना चाहता था और वैसे भी मुझे तुम्हारे बिजनेस से बहुत ज्यादा हाई होप्स हैं, तो इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम मुझे डिसअपॉइंट नहीं करोगे। तब वे कहता है, मैं पक्का आपको डिसअपॉइंट नहीं करूंगा, पर आखिर
आखिरकार आप देख क्या रहे हैं? तब सेओंगजुन कहता है। सोचो, अगर कोई ऐसा पर्सन तुम्हारे सामने आ जाए जो कि मर गया हो तो तुम्हें कैसा लगेगा? तब वे कहता है। मैं तो बहुत ज्यादा सरप्राइज हो जाऊंगा। तब जिनहो कहता है। तुमने बिल्कुल सही कहा। तो इसलिए मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे सेओंगजुन को जिंदा देख के खुश होना चाहिए या फिर डरना चाहिए। तब हम यहाँ देखते हैं सेओंगजुन लाइव स्ट्रीम करते हुए खाना बना रहा होता है, क्योंकि वहाँ पर उसके कोई गेस्ट आने वाले होते हैं और उनके आते ही वो लाइव स्ट्रीम को एंड कर देते हैं। और हम देखते हैं वो गेस्ट और कोई नहीं जिन्हो और वे ही होते हैं। तो जिन्हो सेओंगजुन को देखकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड होता है और ये सरप्राइज वे ने ही जिन्हो को दिया होता है, जिस वजह से जिन्हो को ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा होता है। तो चलो फिर अब बैठकर खाना खाया जाए, क्योंकि सेओंगजुन ने हमारे लिए मील को प्रिपेयर किया है। क्यों, सही कहा ना सेओंगजुन? और इसी के साथ ये पार्ट कंप्लीट हो जाता है। अब नेक्स्ट पार्ट का लिंक आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके अगले पार्ट को देख सकते हैं।